हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नई यूनिट माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट को पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना। और पुनः से देखने के लिए आप जो है मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज बाय राजेश सैनी के नाम से सर्च कर सकते हैं, राइट। तो आज हम नया यूनिट माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय। अब देखिए, जो ये सूक्ष्म विज्ञान शब्द है ना, सूक्ष्म विज्ञान, यह सूक्ष्म विज्ञान किससे संबंधित है? सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। सूक्ष्म जीवों को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोब्स। क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं, राइट। जो ये माइक्रोब है एक फ्रेंच शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच शब्द है। इस फ्रेंच शब्द में का जो माइक्रोब्स का अर्थ क्या होता है? देखिए, सूक्ष्म जीव जो कैसा है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, माइक्रो फ्रेंच वर्ड है, राइट। जिसका अर्थ जो होता है क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीव फ्रेंच भाषा का शब्द है माइक्रोब्स, सूक्ष्म भाषा फ्रेंच भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म दर्शी जीवक, ठीक है। यानी कि ऐसे जीवक जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? माइक्रोब्स कहलाते हैं, राइट। माइक्रोब कहलाते हैं, राइट। एक शब्द है कि जो हमारी नेत्र होती है, मनुष्य की नेत्र होती है, वह मनुष्य की नेत्र 0.1 mm व्यास की वस्तु को आसानी से देख सकती है। जो मनुष्य की नेत्र है वो 0.1 mm व्यास की वस्तु को आसानी से देख सकती है। अतः कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 0.1 mm से छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहलाते हैं। क्योंकि सूक्ष्म जीव कैसे हैं? सूक्ष्मदर्शी हैं, अर्थात उन्हें हमारी आंखों से देखा नहीं जा सकता। उन्हें केवल किसकी सहायता देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ऐसे जीवों को हम क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म जीव कह रहे हैं, राइट। आगे बात करना चाहें कि जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये सूक्ष्म जीव 0.1 mm का भी 1000वां भाग हो सकते हैं। 0.1 mm का भी क्या होते हैं? 1000वां भाग हो सकते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं आकार में हो सकते हैं, बहुत माइन्यूट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कितने आकार में हो सकते हैं? 0.0001 mm के हो सकते हैं। यानी कि जो हमारी आंख 0.1 mm के आकार को देख सकती है, उसके 1000वें भाग का आकार क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है। बहुत माइन्यूट होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, जिसको हमारी नग्न आंखें देख नहीं सकती। उसको देखने के लिए किसी ना किसी, है ना, किसी ना किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, जो क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी होती है, राइट। तो ये इतना छोटा होता है माइक्रोब्स, राइट। बात करते हैं
अब यह सूक्ष्म जीव विज्ञान कार्य क्या है? जो ये माइक्रो है ना, जिनका आकार सबसे छोटा है, ये माइक्रो क्या कार्य करते हैं? देखिए रोग कारक होते हैं। कैसे होते हैं? रोग कारक होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? रोग कारक होते हैं। परंतु यदि देखा जाए तो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं ना, लाभदायक होते हैं, जबकि अधिकांशतः कैसे होते हैं? हानिकारक। जिनमें क्या होते हैं? कैसे होते हैं? रोग कारक होते हैं। राइट। तो कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अब आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान की। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होगी? देखिए, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान की परिभाषा आप देखना चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान की परिभाषा देखिए, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि के जीवन चक्र एवं क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। राइट। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि के जीवन चक्र, उनकी लाइफ साइकिल कैसी है एवं क्रियाकलाप वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से हमारे लिए वो रोगकारक होते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। राइट। यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which study of microbes like as bacteria, viruses, ठीक है, फंगस एंड इट्स ऑल called as microbiology. Right? In a branch of biology and which study of and which research of microbes like bacteria, viruses, fungus and its all, and ऐसे ही का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? called as microbiology. Right? तो उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। राइट। आपको समझ आया सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? आगे यदि हम बात करें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इसकी कितनी शाखाएं हो सकती हैं? अब ये शाखाएं जो होती हैं इसके आधार पर होती हैं, ये शाखाएं जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर हम किनका अध्ययन कर रहे हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। राइट। तो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं
उनके आधार पर, है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत निम्न शाखा का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसकी क्या पढ़नी है हमें? शाखाएं पढ़नी है। तो पहली शाखा जो है वो होती है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। यानी कि बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा, सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। तो पहली शाखा कौन सी हो गई? जीवाणु विज्ञान हो गई। जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जा रहा है? जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, राइट। दूसरी जो शाखा होती है वो होती है विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान, इस विषाणु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ वायरस। बायोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ वायरस, यानी कि branch of microbiology, branch of microbiology in which study of viruses and its structure that are called biology, right? यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं और उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? विषाणु विज्ञान कहलाती है, राइट। तीसरा आता है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोलॉजी, राइट। यानी कि ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ फंजाई, राइट, दैट कॉल्ड माइक्रोलॉजी। यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवक विज्ञान कहलाती है, राइट। चौथी शाखा जिसकी बात करें हम वो हो सकती है आदि जंतु विज्ञान। आदि जंतु विज्ञान यानी कि इसके इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोजोआ या प्रोटोजोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजोलॉजी। यानी कि ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ प्रोटोजोअल एनिमल्स कॉल्ड एज प्रोटोजोलॉजी। यानी कि प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं ना, प्रोटोजोअन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? आदि जंतु कहते हैं। आदि जंतु क्यों कहते हैं? देखिए, प्रोटोजोआ दो शब्द हैं इसमें, प्रो प्लस या प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव होता है। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। जोआ का मतलब होता है एनिमल, राइट। प्रिमिटिव का मतलब हिंदी में क्या होता है? आदि या आदिम होता नहीं होता है। एक प्रिमिटिव होता है, लेकिन एक एडवांस होता है। एडवांस का मतलब क्या होता है? प्रागत, और इसका मतलब आदिम। प्रागत मतलब आधुनिक, आदिम का मतलब प्राचीन। तो प्रोटोजोआ जंतु प्राचीन है कि नहीं है? इस वजह से प्रोटोजोआ को हम क्या बोलते हैं? आदिम जंतु या आदि जंतु, राइट। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रोटोजोअन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्रोटोजोलॉजी कहलाती है, राइट। तो इस तरह की जो होती है सूक्ष्म जीव विज्ञान की शाखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान की शाखाएं कहलाती हैं। आगे यदि हम बात करें कि इसका क्या इतिहास है, ये जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इस सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या इतिहास रहा है, इसको हम कब से जानते हैं, राइट। वैसे देखा जाए तो
जो सूक्ष्म जीव विज्ञान का एक वास्तविक रूप उभर के आया है, जो वर्तमान में आया है, 19वीं शताब्दी में आया है, राइट। लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका उपयोग 19वीं शताब्दी से पहले भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इतना अधिक नहीं था जितना कि 19वीं शताब्दी में हुआ। तो प्रारंभ में जो है ना, ईसा पूर्व पहले की बात है, बेबीलोन के निवासी बेबीलोन एवं सुमेरिया के निवासी, बेबीलोन और सुमेरिया यहाँ ये देश है। बेबीलोन एवं सुमेरिया के निवासी जो क्या बनाते थे, बियर बनाते थे। और बियर कैसे बनती है? सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा बनती है, नहीं बनती है। तो इनको भी ज्ञान था, लगभग ये बात है 2000 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? 2000 ईसा पूर्व की बात है। तो पहले है ना, बेबीलोन और सुमेरिया के निवासी बियर बनना जानते थे। इसके अलावा जो इजिप्ट के निवासी थे, इजिप्ट के निवासी जो थे ना, इजिप्ट भी क्या है, एक देश है। ये इजिप्ट के निवासी डबल रोटी बनाना जानते थे। डबल रोटी भी किस तरह से बनती है? सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा बनती है, नहीं बनती है? तो ये सारी चीज 2000 ईसा पूर्व से ही ज्ञात थी, परंतु इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज को समझाने हेतु है ना, कई सिद्धांत प्रस्तुत है कि सूक्ष्म जीवों का इतिहास कैसा रहा है, यानी कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है या कब से पाए जा रहे हैं। तो इसके संदर्भ में है ना कई चीज कर सकते हैं अपन, जिनमें सिद्धांत, पहला सिद्धांत है इन सूक्ष्म जीवों के इतिहास को समझाने के लिए पहला सिद्धांत आता है स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत, ठीक है। पहला सिद्धांत कौन सा आता है? स्वतः जनन का सिद्धांत, यानी कि ऑटोजेनेसिस थ्योरी। ऑटोजेनेसिस थ्योरी, या इसको हम बोल सकते हैं दूसरा नाम एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस थ्योरी, यानी कि एबायोजेनेसिस का मतलब है अजीवात जनन, यानी कि अजीवात जनन और स्वजनन क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सूक्ष्म जीव है ना, उन सूक्ष्म जीवों का जो निर्माण हुआ है स्वतः ही हुआ है। मिट्टी, धूल आदि में स्वतः ही हो जाता है। इसका मतलब स्वतः जनन सिद्धांत का। अजीवात जनन का मतलब कि बगैर जीवों के ही। हम जानते हैं कि जीव जो होते हैं जीव द्वारा ही बनते हैं, मतलब जीवों में क्षमता पाई जाती जनन की, जीव जीव को उत्पन्न करता है। परंतु ये सिद्धांत इस बात को नहीं मानता कि जीव जीव को उत्पन्न करता है। ये सिद्धांत क्या है? अजीवात, मतलब ए मतलब नहीं, जीवात मतलब जीव के द्वारा, जनन मतलब जनन, मतलब ऐसा जनन जो बगैर जीव के होता है, यानी स्वतः ही होता है। अजीवात जनन या स्वतः जनन का सिद्धांत कहलाता है, राइट। जो इस सिद्धांत का समर्थन था, किसने किया था? देखिए लेमार्क, ठीक है, लेमार्क ने इस बात का समर्थन किया। इसके अलावा जो समर्थन किया था इसका बर्जिल, किसने किया? बर्जिल। इसके अलावा जो समर्थन किया था इस सिद्धांत का वो थे सैमसन। कौन से थे? सैमसन, सॉरी लेमार्क नहीं है, अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। तो जो इस सिद्धांत का समर्थन किया था वो अरस्तु ने किया, बर्जिल ने किया, सैमसन ने किया। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट। इन साइंटिस्टों ने स्वतः जनन सिद्धांत का समर्थन किया और इनके अनुसार उन्होंने माना
कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है मिट्टी द्वारा स्वतः ही होती है, राइट। तो इस चीज को खंडन करने के लिए इस सिद्धांत में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्वतः जन्म सिद्धांत का खंडन किया। इन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया था? खंडन किया था, खंडन। अब वो खंडन कैसे किया? ये फ्रांसिस्को रेड्डी कहते हैं कि भाई जो जीवों की उत्पत्ति हो रही है ना, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति, वह सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती, बल्कि उनके लिए कुछ कारक उपलब्ध होते हैं। तो इन्होंने इसका कैसे खंडन किया? देखिए, फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्वतः जन्म सिद्धांत का खंडन कैसे किया है देखते हैं हम। तो जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, फ्रांसिस्को रेड्डी ने 3 बर्तनों को चुना। ये फर्स्ट बर्तन हो गया, सेकेंड, तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया कि जो पहला बर्तन था इसमें इसको डाला कट ऑफ मीट। किसको डाला? कट ऑफ मीट, यानी कि मांस के टुकड़ों को डाला, और इसकी जो ढक्कन था उस ढक्कन को खुला छोड़ दिया, ओपन खुला छोड़ दिया। इसको खुला छोड़ दिया तो इसमें क्या गई? फ्लाई गई, मक्खियां गई, और इस मक्खियां जिस पर बैठने लगी, इस मांस के टुकड़ों पर बैठने लगी, और मक्खियों ने इन पर क्या डाले? मैगट डाल दिए। इस तरह से मैगट हो गए। ये तो क्या है? मांस के टुकड़े, उन पर क्या है? मैगट डाल दिए इस तरह से। ये मैगट मैगट क्या होते हैं? लार्वा होते हैं। तो जो फ्लाई आई, ढक्कन खुला था, मांस के टुकड़ों पर मक्खियां बैठी, और मक्खियों ने डाल दिए मैगट डाल दिए, मैगट लार्वा। मैगट क्या है? लार्वा है। और लार्वा ने क्या किया? सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न किया, अर्थात उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए। दूसरे प्रयोग में क्या किया कि ऐसे ही है ना, मांस के टुकड़ों को डाला और इस पर क्या रख दी? फर्श रख दी। इस तरह से फर्श रख दी, थोड़ा सा खुली रह सकती है फर्श, तो इसमें से भी क्या कर सकती है? फ्लाई प्रवेश कर सकती है। फ्लाई प्रवेश करेंगे, इसमें क्या कर सकती है? ये मैगट लार्वा कर सकती है। जबकि जो तीसरा बर्तन था, इस तीसरे बर्तन को बिल्कुल सील कर दिया। इस तरह से क्या कर दिया? बिल्कुल सील कर दिया। सील, और सील करने से पहले इसमें क्या डाल दिया? मांस के टुकड़े डाल दिए थे, और अब इसमें जो है ना मैगट लार्वा उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इससे रेड्डी ने निष्कर्ष निकाला कि भाई जो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है ना, वो स्वतः नहीं होती, बल्कि जीवों के द्वारा होती है। और इसमें कौन से जीव भूमिका निभा रहे हैं? मक्खियां भूमिका निभा रही हैं। यदि उस पर मक्खियां क्रिया करती हैं, जैसे मक्खी, मांस पर मक्खी आएंगी, मक्खियां भटकेंगी, तो उस पर क्या है? सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि भाई सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हेतु दूसरे जीव जिम्मेदार होते हैं, जिनसे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसे फ्रांसिस्को रेड्डी का सिद्धांत कहते हैं, या स्वतः जन्मवाद का खंडन भी कहते हैं, राइट। तो इस तरह से इन्होंने स्वतः जन्मवाद का खंडन कर दिया, राइट। ये था रेड्डी का सिद्धांत। आगे इसके इतिहास में हम बात करते हैं एंटोनी वॉन लेवनहॉफ। ये एंटोनी वॉन लेवनहॉफ क्या है? एंटोनी वॉन लेवनहॉफ, ठीक है। एंटोनी वॉन लेवनहॉफ जो होते हैं, ये है ना, ये 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किया। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किया। इन्होंने कई सूक्ष्मदर्शियों का आविष्कार किया।
इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों का आविष्कार किया जो अपने स्तर के थे, इनके स्तर के थे, ज्यादा कुछ उनकी आवर्तन क्षमता नहीं थी, फिर भी उन्होंने कई सूक्ष्मदर्शियों का आविष्कार किया और उन सूक्ष्मदर्शियों के आधार पर इन्होंने ना सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा सूक्ष्मदर्शी के आधार पर, है ना। इसके अलावा इन्होंने जो दांतों की खुरचन होती है, दांतों की खुरचन आदि पर, है ना, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को देखा, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को देखा। किसके आधार पर देखा है? सूक्ष्म जीवों का आधार पर, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के आधार पर, क्योंकि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम अपने इस तरह के सूक्ष्मदर्शी बनाए और दांतों की खुरचन पर क्या देखे? सूक्ष्म जीवों को देखा और उन सूक्ष्म जीवों का जो नाम दिया था वो नाम दिया था एनिमल्क्यूल। उन सूक्ष्मदर्शियों का नाम क्या दिया था? एनिमल्क्यूल नाम दिया, राइट। एनिमल्क्यूल बाइवा कह सकते हैं इसको, एनिमल्क्यूल बाइवा। ये कैसे थे? जीवित जंतु थे, जीवित सूक्ष्म जीव थे, जीवित सूक्ष्म जीव, जिस वजह से इनको क्या कहा? एनिमल्क्यूल बाइवा। इन्होंने इस एनिमल्क्यूल को, है ना, एक सोसाइटी थी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये लंदन में है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी, ठीक है। रॉयल सोसाइटी क्या करती है? जो इनके द्वारा शोध प्रस्तुत किए जाते हैं उनको आगे प्रचार प्रसार करने का कार्य करती है। तो इन्होंने जो एनिमल्क्यूल बाइवा सूक्ष्म जीव की खोज की जो दांतों के खुरचन पर पाया जाता था, उसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रस्तुत किया और इनकी जो शोध कार्य प्रकाशित हुआ वो कार्य प्रकाशित हुआ, वो किस नाम से प्रकाशित हुआ? देखिए, सीक्रेट ऑफ एनिमल्क्यूल डिस्कवरी ऑफ एंटोइन डेवलप, ठीक है, किस नाम से प्रकाशित हुआ? देखिए, इन्होंने किस नाम से अपना शोध कार्य प्रकाशित किया? देखिए, द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीबोनहोफ, ठीक है। तो इन्होंने जो एनिमल्क्यूल बाइवा था उसको किस पत्रिका में प्रकाशित किया? द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीबोनहोफ, ठीक है। इसमें इन्होंने प्रकाशित किया और इन्होंने जो अपना अध्ययन किया, वास्तविक जो अध्ययन किया था, ठीक है, वास्तविक अध्ययन इन्होंने सूक्ष्म जीवों के खोज कर किया था, जीवित सूक्ष्म जीवों को खोज कर किया था। इसके पश्चात एक साइंटिस्ट आकर थे, उसका नाम है लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने सूक्ष्म जीव के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम पाश्चरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया, पाश्चरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया और ठीक है, जो पाश्चरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि जब किसी लिक्विड मटेरियल को या फिर किसी भी वस्तु को 100 डिग्री सेल्सियस
पर उबाल करके उसको पैकिंग करके स्टोर रखते हैं तो उस पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पाश्चर्यकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फर्मेंटेशन क्रिया का अध्ययन किया, किण्वन क्रिया का अध्ययन किया, और किण्वन क्रिया जो होती है बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा वर्तमान में किण्वन प्रक्रिया के आधार पर मदिरा उद्योग प्रचलित है, मदिरा उद्योग प्रचलित है। अर्थात मदिरा उद्योग जो है इसका देन है लुईस पास्चर के द्वारा दिए गई किण्वन प्रक्रिया की देन है। राइट। इन्होंने जो है 19वीं शताब्दी में कार्य किया, और है ना जो एक समय है 1860 से लेकर के 1910 तक, 1860 से 1910 तक का जो समय है उस समय को बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के लिए कि जो 1860 से 1910 तक का समय है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान का सुनहरा इतिहास कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उस दौरान लुईस पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया, पाश्चर्यकरण प्रक्रिया आदि को बताया। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सूक्ष्म जीव विज्ञान का। आगे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। क्या है?